हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जो बच्चे अभी IBPS क्लर्क और PO और SO में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए सबसे पहले हार्दिक बधाइयाँ। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड होते हैं, DV प्रोसेस होने वाला है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में एक आइडिया लेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसरी है कैरी करने पड़ेंगे DV के वक्त। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा कि LPD जो होता है वो किन के लिए होता है, कैसा होता है। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसके रिगार्डिंग, और लास्ट में एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो ये जो वीडियो मैंने बनाया वो लास्ट ईयर मेरे जो दो दोस्त थे, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ था IBPS क्लर्क 7 के, मतलब 2017 का जो रिक्रूटमेंट था उससे। तो उनका जो मेल वगैरह था, उनका जो प्रोसेस था उसी के अकॉर्डिंग वो मेल वगैरह मैंने लिया है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सो गाइस, अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक मेल आता है, आई थिंक विद इन नेक्स्ट मंथ, मतलब विद इन 1 मई, कि आप सभी को रिस्पेक्टिव बैंक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मई के पहले ही जो बैंक्स में आपका सिलेक्शन हुआ है उससे आपको मेल्स आ जाएंगे। सो मेल्स कैसा होता है दोस्तों, उसमें सबसे पहले जो होता है वो वेन्यू वगैरह दिया होता है, वो सब कुछ दिया होता है। सो इसमें हम ये एक मैंने मेल के जो स्नैपशॉट्स लिए हैं तो मेल के बारे में हम बात करेंगे जिसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेंशन किया गया है। सो यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में जो जिक्र किया गया है वो है एप्लीकेशन फॉर्म एंड कॉल लेटर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म बहुत से लोगों के पास नहीं होता है, सो प्लीज़ डरिएगा मत। एप्लीकेशन रिप्रिंट की जो लिंक है वो कुछ दिनों के बाद रीएक्टिवेट हो जाएगी जैसे जैसे DV का प्रोसेस आ जाएगा। यदि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट नहीं भी होती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं, आपके पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको सिर्फ एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि मैं 15 दिन बाद या ज्वाइनिंग के वक्त ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर दूंगा। सो वैसा एक्सक्यूज़ पीरियड आपको मिल जाता है। सो डोंट फेयर अबाउट द यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। सो उसके बाद कॉल लेटर आता है, जो आपका कॉल लेटर मतलब आपको ईमेल आया होगा तो उस ईमेल की प्रिंट आउट लगती है, मतलब शायद जो कॉल लेटर उसी को कहते हैं कि नहीं भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो एक प्रूफ होता है कि आप ही वो बंदा हो। सो सेकंड पार्ट ये है कि आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ आप सभी को पता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड। सो आप दो चीज़ें हमेशा कैरी करो, पैन कार्ड और आधार कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो। सो थर्ड पॉइंट जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। सो बच्चे क्या कहते हैं कि एक लेके जाते हैं 10वीं का 12वीं का, नहीं, आपने जो अपलोड किया है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए आपने जो अपलोड किया था वही फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए, कम से कम 8 फ़ोटोज़ आप वहाँ पे कैरी करो। सो इसके बाद एक एक प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, एक बात यहाँ पे है कि मेडिकल एग्जामिनेशन रिगार्डिंग, तो इसका एक इशू ऐसा है दोस्तों कि मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो बंदे थे उनसे, जो मेरा दोस्त था वो बोला था कि बैंक कहती है कि कोई सिविल हॉस्पिटल हो उससे आप करवा के आओ वहाँ से मेडिकल एग्जामिनेशन, कभी कभी बैंक कंडक्ट नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का ये जो मेल है बैंक ऑफ इंडिया का, इसमें इन्होंने कहा कि आप प्लीज़ 3500 रुपये कैरी कीजिएगा, क्योंकि वो मेडिकल एग्जामिनेशन उन्होंने जो डॉक्टर्स उनके कुछ डॉक्टर के साथ बॉन्ड होगा तो उनके उनके पास ही जाके आपको मेडिकल करना है, मतलब वहाँ से आप DV के बाद वो आपको रूट करेंगे, DV होने के बाद बताएंगे जाओ इस अस्पताल में जाओ, वहाँ से मेडिकल एग्जामिनेशन करके रहो। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है दोस्तों कि बहुत ही नॉर्मल होता है, आपको कहीं बहुत जो फौज वगैरह होती है वहाँ पे जाके आप जो मेडिकल क्राइटेरियाज है वो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। सो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या चेक किया जाता है, आपका ब्लड टेस्ट चेक किया जाता है, आपका ECG चेक किया जाता है, आपका हाइट वेट BMI जो होता है बॉडी मास इंडेक्स वो चेक किया जाता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है और नॉर्मल सी टेस्ट तो ग्लूकोज टेस्ट होता है। तो ये नॉर्मल टेस्ट होने के बाद आपका 15 से 20 मिनट में मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। सो इसके रिगार्डिंग कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई वगैरह आई साइट का भी कोई इशू नहीं, वहाँ पे कोई चेक नहीं करता है कि आपकी आँखें 6/6 से 6/6 या 5/5 समथिंग लाइक जो क्राइटेरियाज होते हैं आई साइट के लिए, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसके बाद एक जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेडिकल एग्जामिनेशन के चार्जेस तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि कैंडिडेट्स को बोन करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने कहा कि जो कुछ भी एक अदर बैंक्स पे डिपेंड करता है कि आपका मेडिकल आपको सिविल अस्पताल से ही करके लाना है या वो कंडक्ट करेंगे। सो इसके बाद दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में उन्होंने कुछ कहा है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो
इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ का। तो इस जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है, एक नाम दिया होता है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, आपका नाम होता है और नीचे साइन होती है। सो यहाँ पे दिया है कि प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज, किसी भी प्रिंसिपल और कॉलेज का या एचओडी हो डिपार्टमेंट का यूनिवर्सिटी का, उसकी साइन उस पर चल सकती है। तो 2 लोगों की आप साइन वहाँ पे कम से कम ले लो अच्छे के लिए। गैजेटेड ऑफिसर कौन होता है दोस्तों? बैंक ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर और बैंक ऑफिसर्स, मतलब असिस्टेंट मैनेजर जो होते हैं बैंक्स में, उसके उनकी भी साइन ले सकते हैं। और गैजेटेड ऑफिसर मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, क्लास 2 गैजेटेड होते हैं, मतलब कम से कम तहसीलदार होता है। फिर आप एसडीएम के पास भी जा सकते हो। प्रांत ऑफिसर होता है जो तालुका प्लेस में है, तो आप कलेक्टर की साइन ले सकते हो, आप डीवाईएसपी की साइन ले सकते हो, आप एसपी की साइन ले सकते हो, जो कुछ भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं वो। सो इसके बाद बात आती है दोस्तों कि सेकंड थिंग कि यहाँ पे वी अटैच अंडरटेकिंग सबमिटेड टू आरएसएन। हाँ, यहाँ पे एक नोटरी का पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको एक नोटरी करनी पड़ती है, जो नॉर्मल एक बॉन्ड होता है कि आप यहाँ पे सर्व करने वाला हो कि मेरा जो मतलब वो बॉन्ड अलग है। लेकिन यहाँ पे शायद नोटरी का ये इशू ये है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो पुलिस वेरिफिकेशन का ऑथोरिटीज़ का फॉर्म होता है उस पर आपको नोटरी करनी पड़ती है। सो पुलिस वेरिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है दोस्तों कि आप देखिए यहाँ पे अब मैं बताता हूँ आपको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ना, यहाँ पे police verification of your character and antecedents, you will have to fill the antecedents form in AAA to be sent to the police authorities for verification of your character and antecedents. सो शायद आपको पुलिस वेरिफिकेशन का जो फॉर्म होता है वो आप ऑनलाइन प्रोसेस है, आप ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म फिलअप करोगे तो पुलिस ऑटोमेटिकली आपके घर पे आके आपका वेरिफिकेशन करते हैं। तो वो बहुत इजी प्रोसेस है। अब अभी सब प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, तो आपको यहाँ पे किसी पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी मिल जाता है। तो आप कहीं पे भी आपका जो तालुका प्लेस होता है तो वहाँ पे सेतु कार्यालय में जाइएगा, उनको बताइएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म कैसे भरना है, तो वहाँ पे कोई भी एक बंदा आपको गाइड कर देगा। सो वहाँ पे जाके आप किसी को भी बताना, वो आपको पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भी भर देंगे और पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होके आपके घर एक लेटर आ जाएगा जिसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन का रिकॉर्ड होगा और उसी बेसिस के आधारित आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन मिल जाएगी। सो दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसी के आधार बना हुआ होता है। सो इसके बाद कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लाने हैं, जिसमें आईबीपीएस क्लर्क का एप्लीकेशन फॉर्म, लेटर एग्जामिनेशन मैंने बोल दिया, आइडेंटिटी प्रूफ भी बोल दिया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल टू द बैंक। यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों, इसके 2 ऑप्शंस होते हैं। यदि आपने 10th का सर्टिफिकेट आपके पास है, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होता है दोस्तों। सर्टिफिकेट में बर्थ डेट मेंशन की होती है, मार्कशीट में नहीं होती। लेकिन ये कुछ स्टेट के लिए, महाराष्ट्र में ऐसे 2 सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक सर्टिफिकेट अलग होता है महाराष्ट्र में और मार्कशीट अलग होता है। लेकिन बाकी के स्टेट में एक ही होता है, क्योंकि उस पर बर्थ डेट मेंशन किया था, इसीलिए वो डेट ऑफ प्रूफ एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद जो ओबीसी कैंडिडेट है दोस्तों, उनको तो नॉन क्रिमिनल लगेगा ही, नॉन क्रिमिनल लगेगा। सो यहाँ पे क्लोज शुड बी इशू। तो यहाँ पे जो डेट है दोस्तों 1/4/2017 से 31/2018 का। सो आपको जो अब लगेगा नॉन क्रिमिनल तो लास्ट ईयर का लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। यहाँ पे तो डेट है लास्ट ईयर की। सो आपसे यहाँ पे 17 का 18 और 18 का 19 कर लीजिए। लेकिन क्या है, आपने 1 अप्रैल के बाद अभी भी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट निकाला तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हमारे भी जब ज्वाइनिंग था तो एनएसएल का, तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने ऐसा कुछ किया था, तो कोई इशू आता नहीं है। सिर्फ आपका वेरीफाई होता है, वही के वही वो वेरीफाई करते हैं कि सही आप उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या नहीं। सो नेक्स्ट पार्ट इज जो यहाँ पे बताया गया है कि एनओसी। एनओसी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। एनओसी आपको यहाँ पे, यदि आप किसी अभी प्रेजेंट हो, मतलब प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, तो एनओसी आपको लगेगा। जब आप एनओसी लेते हो, एग्ज़ाम के वक्त लगता है, तो एनओसी आपको लगाएगा कि भाई मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जा रहा हूँ। एनओसी मिल जाता है जल्दी, आप यदि मैनेजर को बोल दोगे तो आपको एनओसी 2-3 दिन में भी इशू कर देगा। लेकिन आप अभी से एनओसी निकाल लो यदि आप ऑलरेडी एम्प्लॉयर हो कहीं पे तो। सो इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात और है दोस्तों, इनमें से प्रेजेंट एम्प्लॉयर तो हो गया। सो इम्पोर्टेंट बात ये आती है दोस्तों कि एनओसी के बाद आपको नोटिस, कोई बच्चे को नोटिस पीरियड को भी सर्व करना पड़ता है। सो कहीं कहीं नोटिस पीरियड 1 मंथ का होता है, प्राइवेट सेक्टर में हो तो आपको 2 मंथ का होता है। सो मेरे ख्याल से आप नोटिस पीरियड
यदि 1 मंथ का है तो क्या होता है, यदि 1 मंथ सर्व करो, नहीं तो 1 मंथ की जो सैलरी होगी वो आप पेड कर दो। मतलब आज की तारीख है 7 अप्रैल, यदि आपने कहा कि मुझे आपका ज्वाइनिंग यदि 10 अप्रैल को ही होगा, तो आप क्या करोगे, 1 मंथ नोटिस पीरियड दे दोगे। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है 1 मंथ सर्व करने के लिए, तो आप एक काम कीजिए, कर सकते हो कि एक तो आप 1 मंथ नोटिस पीरियड सर्व करो, या उसकी जो सैलरी आपकी 1 मंथ की होती है वो पेड कर दो। लेकिन कुछ कुछ बैंक सेक्टर में सिर्फ 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है। जैसे यदि आपको अभी बैंक ऑफ इंडिया मिला है और पहले आप कोई देना बैंक वगैरह में काम करते थे, कोई सी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, यदि आपका वो जॉब छोड़ना है और 15 दिन का है, तो आप 15 दिन जॉब कर लीजिएगा और बाद में या 15 दिन की सैलरी उनको पेड कर दीजिएगा, वो आपको रिलीविंग लेटर जो होता है वो दे देंगे। सो इसके बाद दोस्तों बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जो एलपीटी होगा। सो जो हमने फर्स्ट पेज पे देखा कि यहाँ पे मैं बताया था कि एलपीटी, सो मैंने ऐसा सुना है दोस्तों कि एलपीटी तो होता है जिनका 10th और 12th का नहीं है, उन्होंने मतलब 10th और 12th यहाँ से नहीं किया है, तो उनको एलपीटी में क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लास्ट नोटिफिकेशन ये पूरा पढ़िएगा दोस्तों, ये जो लाइन दिया है यहाँ पे दिया है कि योर अपॉइंटमेंट एंड कंफर्मेशन देयर आफ्टर इन द बैंक इज सब्जेक्ट टू योर बीइंग फाउंड fully and conditionally medically fit, proficient in local language of the state, receiving satisfactory referee reports from your referees, police verification reports and previous employer if any, and caste certificates verification reports for reserved category candidates, which please note। इसका मतलब है कि आपको जो ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया है उसका जो सारांश है वो यहाँ पे दिया गया है, उसका कंक्लूजन यहाँ पे दिया है। आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी सेव होना चाहिए, आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर मतलब आपका एनओसी होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट एक ऑथोराइज अथॉरिटीज़ के इशू किया जाना चाहिए। तो इसके बाद बात आती है दोस्तों एलपीटी। तो एलपीटी उन्हीं का होगा यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो और यदि आपने 10th और 12th यहाँ से नहीं किया है, आपके यहाँ पे मराठी सब्जेक्ट एज अ 10th और 12th में नहीं था, तो आप एलपीटी को आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक नॉर्मल से 3 चीज़ें होती है दोस्तों, 1 2 3। सबसे पहले एक पैराग्राफ आपको सामने वाला आदमी डिक्टेट करता है, वो आपको राइट डाउन करना पड़ता है, आपको जो कॉपीज़ दी होती है। दूसरी बात ये होती है कि वो आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोलेंगे, सो आप आगे जाके एक न्यूज़पेपर की 10-15 लाइनें आपको पढ़नी है। और तीसरी चीज़ें आपका एक नॉर्मल सा छोटा सा इंटरव्यू होता है, नॉर्मल सा एक 5-10 2 से 3 मिनट में आपको खुद के बारे में या जो कुछ भी टॉपिक देंगे उसके बारे में बोलना पड़ता है। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई सी बात नहीं है। सो अब बात आती है दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो मेरे अकॉर्डिंगली दोस्तों कि यदि हम बात करेंगे कि विद इन 1 और 15 में आपको डीवी के मेल्स आ जाएंगे, डीवी के मेल्स तब तक आ जाएंगे। सो लास्ट ईयर क्या होता दोस्तों, बहुत लेट ज्वाइनिंग्स हुई थी क्योंकि लास्ट ईयर एनपीए वगैरह के जो बहुत इश्यूज है, रिकैपिटलाइजेशन था, मर्जिंग का थोड़ा प्रोसेस चल रहा था, कौन से बैंक्स मर्ज होने चाहिए कौन से नहीं, तो इसकी वजह से बहुत लेट हुआ था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सितंबर में मतलब बहुत ही लेट बैंक सबसे शायद बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेट हुआ था। सो आई थिंक दिस ईयर विद इन 3 मंथ्स आपको ज्वाइनिंग आ जाएगा। सो विद इन 3 मंथ्स मतलब अप्रैल तो चला गया, मई भी चला गया, जून भी चला गया। सो मेरे अकॉर्डिंगली एज़ पर जो ट्रेंड होता है तो उसमें विद इन 15 जून तो चला गया, लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको ज्वाइनिंग आ जाएगा। उसके 15 दिन पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी ये होती है कि आपको सबसे पहले तो एक कोई से भी ऑफिस में आपको जो मेन ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है वहाँ पे ही आपको पहले जाना पड़ता है। उसके बाद वो आपको एग्जैक्ट ऑफिस बताएंगे कि आपका ज्वाइनिंग कहाँ पे है। तो मोस्टली आपको पोस्टिंग जो मिलती है आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाती है। सो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वहाँ पर आपको पहले रिपोर्ट करना पड़ता है और उसके बाद वो आपको बताते हैं कि भाई अब आपका फाइनली ऑफिस इस ब्रांच में है, तो उस ब्रांच में यदि पॉसिबल होता है तो आपको जाना पड़ता है, नहीं तो आप एक दिन का एक्सक्यूज़ आपको मिल जाता है यदि वो ज़्यादा ही दूर रहे आप तो इसके बाद और एक लास्ट बात आपको सबसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपका यदि सिलेक्शन भी हो गया है तो आपको ही पता है कि आप हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करोगे। सो अभी जो बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आई है, LIC AO हो, इसिक हो या और सेंट्रल वेयर हाउस हो, फूड कॉर्पोरेशन हो, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आई है और RBI का भी आ जाए। सो जो कुछ भी है तो आप पढ़ाई कंटिन्यूटी स्टार्ट रखिएगा। पढ़ाई के बीच में आप पढ़ाई में मतलब आपका सिलेक्शन हो गया मतलब बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, एग्ज़ाम्स देते रहो, हमेशा आगे जाने की मंशा रखो, तो आपकी लाइफ भी बन जाएगी,
आपका पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई, पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। सो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी। सो बेस्ट लक कि आपके सिलेक्शन हुआ है, आपका जॉइनिंग भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। सो उसके लिए बेस्ट लक, और आगे के जो सभी एग्ज़ाम्स हो गए उसके लिए आपको मेरी तरफ से अभी से बेस्ट लक। सो लेता हूँ आपसे इजाज़त दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय टू ऑल।